हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद हिमांक में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साथ में सामान्य ज्ञान की लूसेंट बुक को। तो आइए उसी के अंतर्गत इतिहास के पार्ट 2 में पढ़ते हैं हम लोग मगध राज्य का उत्कर्ष, और आगे देखेंगे मौर्य साम्राज्य एवं ब्राह्मण साम्राज्य को। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और साथ में पढ़ते हैं सामान्य ज्ञान की लूसेंट बुक। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक जो हैं वह बृहद्रथ थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध जो था बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठा था। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था और मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का संस्थापक जो बिंबिसार है वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने क्या किया? बिंबिसार ने जो है ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग राज्य को मगध में मिला लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने किसे राजधानी अपनी बनाया था? बिंबिसार ने जो है राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। महात्मा बुद्ध ने जो है बिंबिसार की सेवा महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। नेक्स्ट है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। बिंबिसार की हत्या जो है ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार की हत्या करने के बाद उसके पुत्र अजातशत्रु जो है वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। नेक्स्ट है, वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। कुणिक जो है अजातशत्रु वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट है, 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदायन मगध की गद्दी पर बैठा। 461 ईसा पूर्व में जो है अपने पिता की हत्या कर उदायन जो है मगध की गद्दी पर बैठ गया। उदायन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायन का पुत्र नागदशक था। उदायन का पुत्र कौन था? नागदशक। नागदशक को उसके आमत्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग वंश की स्थापना जो है शिशुनाग ने की थी। नेक्स्ट है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो है कालाशोक वह पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र
ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदिवर्धन। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? अंतिम शासक कौन था? घनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिकंदर को। तो आइए देखते हैं सिकंदर को। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। नेक्स्ट है सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पेस का युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। कौन था? निर्याकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया था। आइए आगे देखते हैं मौर्य साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य। पहला पॉइंट है मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटिटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल अर्थात निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं चाणक्य। चाणक्य के उपनाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया था। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कौन थी? कार्नेलिया। और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त ने मौर्य ने अपनी जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो है सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। कौन सी पुस्तक है? इंडिका। इंडिका के रचनाकार हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी
से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में जो है आगे हम लोग जानेंगे। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है। काठ माने होता है लकड़ी, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्युकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्युकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। अब हम लोग साथियों जानेंगे बिंदुसार के बारे में। किसके बारे में? बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट है, अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए दो विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। नेक्स्ट पॉइंट है, एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। नेक्स्ट है, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने जो है बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट जानेंगे हम अब अशोक के बारे में। किसके बारे में? अशोक के बारे में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। नेक्स्ट है, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है, प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानेसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। किसके दरबार में? अशोक के दरबार में। नेक्स्ट है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने जो है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नेक्स्ट है, अशोक ने आजीविकों को हराने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। नेक्स्ट है, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। क्या नाम था? शुभद्रांगी।
नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया। नेक्स्ट है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया है। शिलालेख क्या होता है? शिलालेख होता है पत्थरों पर लिखना, जो है पत्थरों का लेख शिलालेख कहलाता है, और इसका प्रचलन जो है सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठ, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठ लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से तथा और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख, नंबर 3 गुहालेख। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटिक फैनथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। तो आइए जान लेते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख, इसमें क्या बताया गया है? इसमें जो है पशुबल की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां शिलालेख, इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमें हमेशा प्रजा के बारे में सोचें। नेक्स्ट है 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक ने स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 है प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। दूसरा है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। नेक्स्ट है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। नेक्स्ट है रामपुरवा स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की। नेक्स्ट है लौरिया अरेराज स्तंभ लेख। यह जो है चंपारण बिहार में है। नेक्स्ट है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। यह जो है चंपारण बिहार में। इस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी में जो अभिलेख है उसको क्या कहा जाता है? उसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है अशोक ने 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का 7वां अभिलेख जो है वो सबसे लंबा है। आइए जान लेते हैं कुछ मौर्य प्रांत और उनकी राजधानी।
उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैन। नेक्स्ट है कलिंग, कलिंग प्रांत की राजधानी थी तोसली। दक्षिणापथ राज्य की राजधानी थी सुवर्णागिरी और प्रासी पूर्वी प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट पॉइंट इधर देखेंगे हम लोग। अशोक का सारे कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। चर जो है किसको कहा जाता था? जासूस को। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। कितनी थी? 5। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के समय में जो है प्रांतों को चक्र कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषय पथ के अधीन होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। आइए जानते हैं अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। मंत्री, मंत्री जो है क्या होता था? प्रधानमंत्री। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति, सेनापति जो है सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज, राजपुत्र को जो है युवराज कहते थे। द्वारिक, द्वारिक जो है राज के द्वार रक्षक कहलाते थे। अंतवेदिक, अंतर्वेदिक जो है अंतःपुर का अध्यक्ष कहलाता था। अंतःपुर का अध्यक्ष का कौन क्या कहलाता था? अंतर्वेदिक। नेक्स्ट है समाहर्ता, समाहर्ता अर्थात आय का संग्रह करता। सन्निधाता, सन्निधाता जो है राजकीय कोष का अध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट है प्रसाता, प्रसाता जो है कारागार का अध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट है प्रदेष्टि, प्रदेष्टि जो है कमिश्नर कहलाता था। नेक्स्ट है पौर, नगर का कोतवाल जो है पौर कहलाता था। व्यवहारिक, व्यवहारिक होता था प्रमुख न्यायाधीश। नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल, दुर्ग का रक्षक। और लास्ट है अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक जो है अंतपाल होता था। नेक्स्ट है पॉइंट है प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। आइए जान लेते हैं प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। प्रथम समिति कार्य क्या होता था इसका? उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति इसमें होता था विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय समिति का कार्य क्या होता था? जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ समिति का कार्य होता था व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। नेक्स्ट है पंचम समिति का कार्य था निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। और षष्ठ समिति का कार्य था बिक्री कर वसूलना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 व हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया।
नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। क्या कहलाता था? नायक। नेक्स्ट पॉइंट है सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। कौन होता था? सेनापति। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थीं। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक आमत्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। नेक्स्ट है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रमुख सैन्य समितियां एवं उनके कार्य। तो आइए जान लेते हैं सैन्य समितियां एवं उनके कार्य। प्रथम समिति, इसका कार्य था जल सेना की व्यवस्था करना। द्वितीय समिति, इसका कार्य था यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना। तृतीय समिति का कार्य था पैदल सैनिकों की देखरेख करना। चतुर्थ समिति का कार्य था अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करना। पंचम समिति का कार्य था गज सेना की देखरेख करना और षष्ठ समिति का कार्य था रथ सेना की देखरेख करना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजुक। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। पहला था दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक एवं सातवां सभासद। नेक्स्ट है स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? रूपा जीवा। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है मौर्य शासन ने 137 वर्षों तक रहा। मौर्य शासन लगभग जो है 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे ब्राह्मण साम्राज्य को। कौन सा साम्राज्य? ब्राह्मण साम्राज्य। तो आइए जान लेते हैं ब्राह्मण साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और ब्राह्मण साम्राज्य से संबंधित प्रमुख शासक। नेक्स्ट है पॉइंट है पुष्यमित्र शुंग ने, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का जो है शुंग था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए। भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। किसका निर्माण करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने भरहूत स्तूप का। नेक्स्ट है शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कंड वंश की स्थापना की। कंड वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सुमुख ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। नेक्स्ट है सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र, सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र, पुलुवामी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध एवं 1 राज्य सुज्ञ यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है हाल ने गाथा सप्तदशी, सतीक तथा गुणाढ्य ने
बृहद कथा नामक 2 पुस्तकों की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। नेक्स्ट है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया। नेक्स्ट है सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। नेक्स्ट है सातवाहनों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। नेक्स्ट पॉइंट है सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। नेक्स्ट है सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया है। नेक्स्ट साथियों हम लोग जानेंगे भारत के यवन राज्य। तो आइए जान लेते हैं भारत के यवन राज्य। पहला पॉइंट है भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम किस प्रकार से है। सबसे पहले जो है हिंद यूनानी, शक, पहलव और फिर कुप्साड़। नेक्स्ट है सेलुकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटिओकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटिओकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय यूथिडेमस, डेमीट्रियस, मिनांडर, यूक्रेडाइटस, एंटीआल्किडस तथा हार्मिक्स था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमीट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया और इसे ही हिंद यूनानी एवं बैक्ट्रिया यूनानी कहा गया है। नेक्स्ट है हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी साकल अर्थात आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मिनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका नाम मिलिंद पहनोत अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। नेक्स्ट है हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट है हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो आइए वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आपसे एक अनुरोध है कि यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।